हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फर्स्ट वीडियो है। आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टार्ट करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन से एवरी टाइम सीएसआईआर में 2 मार्क्स का एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या है आप सब जानते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन मींस रेप्लिकेट होना डीएनए का रेप्लिकेशन होना, डीएनए का रेप्लिका बनना, सेम कॉपी बनना, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। सेल डिवीजन में जब डॉटर सेल्स को बनना है तो उसके लिए डीएनए की कॉपी होना जरूरी है आगे डॉटर सेल में वो डीएनए की कॉपी ट्रांसफर करने के लिए। सो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, कॉपीज बनती हैं, डॉटर सेल में ट्रांसफर होती हैं। अब क्या होता है, हमें डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में पढ़ना है एंड यूकैरियोट्स में पढ़ना है। प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है, प्रोकैरियोट्स में हमारा थीटा रेप्लिकेशन होता है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर डीएनए होता है एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है। न्यूक्लियर डीएनए मोस्टली लीनियर होता है, इसमें हम नॉर्मल लीनियर रेप्लिकेशन देखेंगे। एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, वो सर्कुलर होता है मोस्टली, उसमें हम डी रेप्लिकेशन देखेंगे। लीनियर में जो रेप्लिकेशन होगा वो हम देखेंगे, और सर्कुलर में 2 टाइप के रेप्लिकेशन होंगे, थीटा रेप्लिकेशन जो कि प्रोकैरियोट्स में है एंड डी रेप्लिकेशन जो कि यूकैरियोट्स के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए में है। सो हम स्टार्ट करते हैं थीटा रेप्लिकेशन से। थीटा रेप्लिकेशन क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, पढ़ते हैं थीटा रेप्लिकेशन के। थीटा रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है रेप्लिकेशन की। क्या नेचर है रेप्लिकेशन का, क्या प्रॉपर्टीज है रेप्लिकेशन की। थीटा रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर क्या होगा? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स पहले आप देख सकते हैं कि दोनों ऑरेंज स्ट्रैंड थे, पर जैसे ही हमारा रेप्लिकेशन हुआ दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुए और दोनों में अपना एक न्यू स्ट्रैंड बन गया, दैट इज ब्लैक स्ट्रैंड। सो हाफ स्ट्रैंड तो इनमें पेरेंट का रहा, हाफ न्यू बना। एवरी मॉलिक्यूल में ऐसे ही होगा, हाफ पेरेंट का रहेगा एंड हाफ न्यू बनेगा। देन अगेन हमारा रेप्लिकेशन हुआ, सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, उसमें भी हमारे ब्लैक ऑरेंज अलग अलग हुए और सब में ब्लैक स्ट्रैंड फॉर्म हो गया। सब में फिर से हमारा हाफ स्ट्रैंड पेरेंट का रहा और हाफ स्ट्रैंड जो था वो हमारा न्यू बना। तो हाफ कंजर्वेटिव रहा और हाफ का न्यू फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इसको बोला सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ये बाई डायरेक्शन होता है। कैसे देखते हैं। जब भी हमारा रेप्लिकेशन होता है तो इस तरीके से रेप्लिकेशन फॉक का फॉर्मेशन होता है जहां से मेल्टिंग होती है डीएनए की। ओके, सो ये हमारा पॉइंट है जहां से ओरिजिन होना है, जहां से स्टार्ट होना है। तो रेप्लिकेशन ये नहीं कि सिर्फ इसी डायरेक्शन में होता है। रेप्लिकेशन जैसे इस डायरेक्शन में हो रहा है, सेम रेप्लिकेशन हमारा इस डायरेक्शन में भी होता है। इसको हमने बोला बाई डायरेक्शनल डीएनए का रेप्लिकेशन होना। इट मीन्स ओनली एक डायरेक्शन में नहीं होना, दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉक का फॉर्मेशन होना और दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होना। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। सेमी डिसकंटिन्यूअस मीनिंग क्या है देखते हैं। ये हमारा 3' to 5' है हमारा स्ट्रैंड, ये हमारा 5' to 3' स्ट्रैंड है। यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है, ये 5' हो गया, ये यहाँ पे 3' हो गया, ये यहाँ पे 3' हो गया, ये हमारा 5' हो गया। अब क्या होता है, हमारा रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है 5' to 3'। रेप्लिकेशन की डायरेक्शन होती है 5' to 3'। सो हमारा ये यहाँ पे हुआ 5' और ये हुआ 3'। तो इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन बहुत इजीली हो गया। ओके, बट जैसे ही हमारी ये वाली पॉइंट आई, इस पॉइंट को था 3' और ये पॉइंट था 5'। अब रेप्लिकेशन 3' to 5' नहीं होता। सो रेप्लिकेशन जो है हमारा वो 5' to 3' ही होना है। सो रेप्लिकेशन हमारा ये 5' है, ये 3' है, 5' to 3' होना स्टार्ट हुआ। बट रेप्लिकेशन फॉक जो है वो सारे एंजाइम किस साइड मूव कर रहे हैं, इस साइड, और रेप्लिकेशन हो रहा है इस साइड। इसी वजह से हमारा कंप्लीट एक सेगमेंट की फॉर्म में रेप्लिकेशन नहीं हुआ, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट की फॉर्म में रेप्लिकेशन हुआ।
हमारा ये जो स्ट्रैंड था जिसमें नॉर्मल रेप्लिकेशन हुआ है, इसको हमने बोला, ये जो था इसको हमने बोला लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग जो कि कंटिन्यूअस वे में हुआ है, और जो कि डिसकंटिन्यूअस वे में हुआ है इसको बोला हमने लैगिंग, इसको बोला लैगिंग। ये थे हमारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये लैगिंग थे, ये बाद में ज्वाइन हो गए, बट पहले इनका जो फॉर्मेशन हुआ वो पैचेस की फॉर्म में हुआ, वो हमारा छोटे छोटे सेगमेंट्स की फॉर्म में हुआ, उसको बोला हमने लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, सो हमारा सेमी डिसकंटिन्यूअस हमने इसलिए बोला बिकॉज एक तो कंटिन्यूअस वे में हो रहा है, दूसरा वाला डिसकंटिन्यूअस वे में हो रहा है, इसलिए हमने बोला सेमी डिसकंटिन्यूअस। अब क्या होता है, अब हमारा एक रेप्लिकेशन तो इस साइड हो रहा है, एक रेप्लिकेशन इस साइड हो रहा है, बाई डायरेक्शनल होता है। सो एक रेप्लिकेशन इस साइड भी हो रहा है, जो इस साइड रेप्लिकेशन हो रहा है, आप देखिए ये 5 डैश है तो यहाँ पे 3 डैश है, और यहाँ पे हमारा 5 डैश है, 3 डैश 5 डैश। अब ये 3 डैश टू 5 डैश नहीं हो पाएगा, तो इसमें भी हमारा रेप्लिकेशन ऐसे होगा। एंड इस तरफ हमारा ये 5 डैश है और ये 3 डैश है, तो इस तरफ हमारा बहुत इजीली रेप्लिकेशन हो जाएगा, फुल रेप्लिकेशन। सो हमारा एक ही स्ट्रैंड में एक साइड हमारा लीडिंग स्ट्रैंड बनता है हमारा, और एक साइड हमारा लैगिंग स्ट्रैंड बनता है। एक ही स्ट्रैंड में एक साइड लीडिंग बनता है, एक साइड लैगिंग बनता है, दूसरी साइड लैगिंग बनता है या लीडिंग बनता है। तो रेप्लिकेशन हमारा सेमी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है, हाफ रेप्लिकेशन तो हमारा कंटिन्यूअस वे में हो रहा है, हाफ रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस वे में हो रहा है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो वो सेमी कंजर्वेटिव है, बाई डायरेक्शनल है, और सेमी डिसकंटिन्यूअस है। तो कुछ बातें हैं जो रेप्लिकेशन में बहुत मैंडेटरी हैं, जैसे कि रेप्लिकेशन 5 डैश टू 3 डैश ही होगा, कभी 3 डैश टू 5 डैश नहीं होगा। एक है रेप्लिकेशन के लिए टेम्पलेट चाहिए ही चाहिए, जब डीएनए नहीं होगा तो एक न्यू टेम्पलेट कैसे बनेगा। एक है रेप्लिकेशन के लिए प्राइमर चाहिए, प्राइमर क्यों, पहले यहाँ पे प्राइमर आएगा उससे रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा, सेम यहाँ पे प्राइमर आएगा रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा, प्राइमर आएगा रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा, प्राइमर आएगा रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा, और ये प्राइमर होता है आरएनए का प्राइमर। तो ये कुछ बातें हैं जो रेप्लिकेशन के लिए माइंड में रखना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक का रेप्लिकेशन, टीटा रेप्लिकेशन। टीटा रेप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी कि रेप्लिकेशन में ये बातें होती हैं। स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में पहले आता है टर्म रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन क्या होता है, जिस भी यूनिट का डीएनए रेप्लिकेशन होना है, जिस पूरे डीएनए का डीएनए रेप्लिकेशन होना है, उस पूरे यूनिट को बोलते हैं रेप्लिकॉन। उस रेप्लिकॉन में हमारा जस्ट लाइक ये हमारा एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, इस फुल का रेप्लिकेशन होना है एक बारी में, इसको बोला हमने फुल रेप्लिकॉन। इस रेप्लिकॉन में एक ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा और फिर उसका रेप्लिकेशन हो जाएगा वहां से स्टार्ट होके। प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स मोस्टली मोनोरेप्लिकॉनिक होते हैं। मोनोरेप्लिकॉनिक मतलब इनमें एक ही रेप्लिकॉन प्रेजेंट है, मतलब फुल जीनोम एक ही बारी में रेप्लिकेट हो रहा है, फुल जीनोम होल जीनोम एक ही सिंगल रेप्लिकेशन में, राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन होता है उसका, इसलिए प्रोकैरियोट्स को मोनोरेप्लिकॉनिक बोलते हैं। जस्ट लाइक इकोलाई, इकोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं और ये एक ही बारी में रेप्लिकेट होते हैं, मोनोरेप्लिकॉनिक बोला इस चीज को। अब जो हमारा रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। स्टार्ट करते हैं कि रेप्लिकेशन हुआ कैसे। पहले हम इनिशिएशन देखेंगे, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में हमारा स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन, एलोंगेशन में वो कंप्लीट बढ़ेगा और टर्मिनेशन में वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब आता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में एप्लीकेशन हमेशा कहां से होगा, जहां ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को बोलते हैं ओराई-सी। अब रेप्लिकेशन होने का सिग्नल कैसे मिलेगा, ओराई-सी पे हमारा 11 GATC सीक्वेंस प्रेजेंट है। जब ये फुली मिथाइलेटेड होते हैं एडेनिन पोजीशन पे, जब ही हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये हमारा नॉर्मल डीएनए है, यहाँ हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ पे 11
GATC प्रेजेंट है। जब ये एडिनिन पे मिथाइलेटेड होते हैं, जब भी हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इफ हमारे ये हाफ मिथाइलेटेड होंगे, एक स्ट्रैंड मिथाइलेटेड होगा, एक स्ट्रैंड मिथाइलेटेड नहीं होगा, तो हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन CSIR में आया हुआ है। कुछ स्ट्रैंड्स गिवन थे और उनपे एडिनिन का मिथाइलेशन हो रखा था। किसी पे क्या था, दोनों स्ट्रैंड में से ओनली एक स्ट्रैंड पे एडिनिन का मिथाइलेशन हो रखा था, किसी पे एक पे हाफ हो रखा था। तो जिन पे फुली मिथाइलेशन हो जाएगा, जब भी हमारा क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। सो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, GATC में एडिनिन पे हमारा मिथाइलेशन हो गया, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। अब क्या होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में 245 बेस पेयर्स होते हैं। जो ओराइसी है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है, वहां पे 245 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। 245 बेस पेयर्स में से कुछ 9-mer रीजन है, कुछ 13-mer रीजन है। 9-mer रीजन हमारे 9 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, 9 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, दैट इज 9-mer रीजन। सो हमारे ये हमारा DNA है, जहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ पे हमारे 5 जो है हमारे 9-mer रीजन प्रेजेंट है। ये हमारे 5 9-mer रीजन है जो कि हमारे प्रेजेंट है, और हमारे 3 13-mer रीजन है। 13-mer रीजन है 3, और हमारे 5 जो है वो 9-mer रीजन है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हमारी DNA A, एक हमारी DNA A एक प्रोटीन है, DNA A जो है वो हमारी 9-mer रीजन पे बाइंड होती है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, DNA A 9-mer रीजन पे बाइंड होगी ATP की हेल्प से, जिसकी वजह से DNA मेल्ट हो जाएगा 13-mer रीजन की जगह से। 13-mer रीजन की साइड से DNA मेल्ट हो जाएगा, बिकॉज 13-mer रीजन AT रिच रीजन है, वहां मेल्टिंग होना इजी है। जहां भी मेल्टिंग होनी होती है वहां पे मोस्टली AT सीक्वेंस होता है, एंड देन एक ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सो हमारा एक नॉर्मल प्रेजेंट था 9-mer रीजन 13-mer रीजन। जैसे ही हमारा DNA A आके बाइंड हुआ ATP की हेल्प से, जब DNA A आके बाइंड हुआ, उसकी वजह से हमारा 13-mer रीजन ओपन हो गया, मेल्ट हो गया, ओपन हो गया। सो हमें जो एक मेल्टिंग चाहिए थी वो हमारे पास आ गई है। सेकेंड स्टेप क्या होता है फिर, फर्स्ट स्टेप हुआ मिथाइलेशन हुआ, स्टार्ट होने के बाद DNA A आके बाइंड हुआ। सेकेंड स्टेप होता है DNA B। DNA B हमारा हेलिकेज है। हमें कुछ ऐसा भी तो चाहिए जो कि इस मेल्टिंग रीजन को ओपन करता रहे, आगे की तरफ इसको मेल्ट करता रहे, और जैसे ही ये मेल्ट करता रहेगा वैसे ही हमारा DNA का रेप्लिकेशन होता रहेगा। सो क्या होता है, DNA B हमारा हेलिकेज है। DNA B क्या करता है, अनवाइंड करता है हमारा, क्योंकि मेल्टिंग स्टार्ट हुई है, सिर्फ एक जगह पे मेल्टिंग हुई है, उस मेल्टिंग को आगे कंटिन्यू रखना है, उसके लिए हेलिकेज होता है, DNA B होता है जो कि अनवाइंड करता है, और उसको ATP की रिक्वायरमेंट होती है। और ये हमेशा 5' to 3' मूव करता है, ये हमेशा 5' to 3' मूव करता है। 5' to 3' कौन सा प्रेजेंट है, 5' to 3' हमारा ये सीक्वेंस है। तो मतलब हेलिकेज यहाँ पे मूव करता है। कहाँ मूव कर रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट पर। सो हेलिकेज जो मूव करता है वो लैगिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट पर मूव करता है, बिकॉज हेलिकेज जो डायरेक्शन फॉलो करता है वो 5' to 3' फॉलो करता है। वन साइड रेप्लिकेशन के लिए वो यहाँ मूव करेगा, और दूसरी साइड रेप्लिकेशन हो रहा होगा तो वो यहाँ मूव करेगा हेलिकेज, क्योंकि उसको 5' to 3' डायरेक्शन में मूव करना है, मीन्स वो लैगिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट पे मूव करता है। अब ये जो DNA B है, ये पहुंचा कैसे वहां तक, ये पहुंचा कैसे यहाँ तक, DNA B हमारा पहुंचता है DNA C की हेल्प से। DNA C एक प्रोटीन है, DNA C हमारा एक हेलिकेज लोडर है, ये हमारा इस हेलिकेज को लोड करता है DNA पे। DNA C इज अ हेलिकेज लोडर। अब क्या है, ये जो हमारे ओपनिंग हो गई है, और हेलिकेज की वजह से आगे भी ओपनिंग होगी, बट वो ओपनिंग हमारी फिर से कोलैप्स हो जाएगी, और फिर से हमारा ये डबल स्ट्रैंड बना लेंगे, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो ओपनिंग हुई है वो रीएनील ना हो जाए। कभी भी फुल DNA ओपन नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA ओपन हुआ, यहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ, देन हेलिकेज आगे बढ़ता चला गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA ओपन हुआ, देन हमारा हेलिकेज आगे बढ़ता चला गया, ओके। बट जहां पे हमारी ओपनिंग हुई है वहां पे वाइंड अप ना हो, वहां पे रेप्लिकेशन से पहले वाइंड अप ना हो, उसके लिए SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये हमारी टेट्रामर्स होते हैं जो कि हमारे इनिबिट करते हैं रीएनिलिंग को।
कि फिर से वो एनील ना हो जाए, फिर से उनमें बॉन्डिंग ना हो जाए। और ये सीक्वेंस इंडिपेंडेंट प्रेजेंट होता है, इनको फर्क नहीं पड़ता क्या सीक्वेंस है, ये जाके बाइंड हो जाती हैं, ये टेट्रामर यूनिट्स जो है हमारी जाके बाइंड हो जाती हैं किस पे, डीएनए पे, और उसको रीएनिलीन नहीं होने देती। देन आता है हमारा प्राइमेज। प्राइमेज क्या होता है? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होना है, वो डीएनए का रेप्लिकेशन हमारा किसकी हेल्प से होना है, 3 डैश के पास एंड होना चाहिए, उस 3 डैश एंड से ही वो आगे बढ़ेगा। तो वो 3 डैश एंड किसका है, आरएनए का। अब क्या होना है, सिंथेसिस होना है शॉर्ट आरएनए प्राइमर का, जिससे कि वहां से स्टार्ट हो जाए हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन वहां से इनिशिएटिव ले ले। इसी वजह से प्राइमेस क्या करता है, वो शॉर्ट आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करता है। यदि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो प्राइमेज यहाँ पे शॉर्ट आरएनए का सिंथेसिस कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 डैश एंड आ जाएगा और 5 डैश से फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा डीएनए का रेप्लिकेशन होना। यहाँ पे एक टर्म आती है प्राइमोसोम। प्राइमोसोम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है हेलिकेस का एंड प्राइमेस का और दूसरी प्रोटीन्स का। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं प्राइमोसोम। अब आप खुद सोचिए कि जब यहाँ से हमारी अनवाइंडिंग होगी तो हमारी आगे की तरफ क्या हो जाएगी, ओवरवाइंडिंग हो जाएगी। उस ओवरवाइंडिंग को रिमूव करना होगा, क्योंकि यहाँ से तो अनवाइंड हो गया। अनवाइंड आप किसी हेलिक्स को किसी रस्से को ऐसे करके देखो, वहां से अनवाइंड करके देखो, तो उसके आगे जो होती है वो ओवरवाइंडिंग हो जाती है। अब हमें उस ओवरवाइंडिंग को रिमूव करना है, तो उस ओवरवाइंडिंग को रिमूव करने के लिए होता है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज का फंक्शन क्या है? टोपोआइसोमरेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, इट मींस स्ट्रैंड को ब्रेक करता है, और स्ट्रैंड को ब्रेक करके जो उसमें ओवरवाइंडिंग और सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस हुई है उसको रिलीव कर देता है। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिलीव कर देता है। जब भी अनवाइंडिंग होती है उसको बोलते हैं नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, जब भी ओवरवाइंडिंग हो जाती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिलीव कर देता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए गाइडेस यूज होता है और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग रिलीव हो जाती है। डीएनए गाइडेस एक टाइप सेकंड टोपोआइसोमरेज है। एक्चुअली टोपोआइसोमरेज 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट जो है वो एक स्ट्रैंड में ब्रेक करता है, टाइप सेकंड दोनों स्ट्रैंड में ब्रेक करता है और फिर रिलीव करता है सुपर कॉइलिंग को। एंड टाइप फर्स्ट जो है वो एटीपी का यूज नहीं करता, टाइप सेकंड एटीपी का यूज करता है। टाइप फर्स्ट जो है हमारा वो लिंकिंग नंबर को 1 से चेंज करता है ओनली, एंड टाइप सेकंड लिंकिंग नंबर को 2 से चेंज कर देता है। तो ये हमारी टोपोआइसोमरेज, ये हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं 2 टाइप के टोपोआइसोमरेज की। तो जो यहाँ पे टोपोआइसोमरेज यूज हुआ है वो टाइप सेकंड टोपोआइसोमरेज यूज हुआ है, दैट इज डीएनए गाइडेस, जो कि 2 स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा, स्ट्रैंड को ब्रेक करके उसकी सुपर कॉइलिंग को रिमूव कर देगा। जब हमने कोई भी रस्सा है उसमें हमने हेलिक्स है कोई भी, हमने उसको अनवाइंड करा तो आगे ओवरवाइंडिंग हो गई। उस ओवरवाइंडिंग को रिमूव करने के लिए हम उसका एक एंड को कट कर दे, और कट करने के बाद उसके सुपर कॉइलिंग रिलीव कर दे और फिर उसको ज्वाइन कर दे। तो टोपोआइसोमरेज का ये काम होता है। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, उसके एक एंड को कट करता है। अब वो एक एंड को कट करेगा तो टाइप फर्स्ट टोपोआइसोमरेज है, वो दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा तो वो टाइप सेकंड टोपोआइसोमरेज है। तो वो उन स्ट्रैंड को कट करके पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिलीव करके एक स्ट्रैंड में से दूसरे स्ट्रैंड को नीचे से निकाल के पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिलीव कर देता है। ये होता है टोपोआइसोमरेज का फंक्शन। अब क्या होता है, टोपोआइसोमरेज जो यहाँ पे यूज हुआ वो डीएनए गाइडेज यूज हुआ, जो कि टाइप सेकंड टोपोआइसोमरेज है। ये एक हेट्रा टेट्रामर है जिसमें गाइड ए गाइड बी 2 सब यूनिट होती हैं। गाइड ए जो होती है हमारी वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करती है और फिर से सिंथेसाइज करती है। बॉन्ड को ब्रेक किया, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिलीव किया, फिर से सिंथेसाइज किया। और गाइड बी यूनिट जो है उसके पास एटीपीएज एक्टिविटी होती है, बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि टाइप सेकंड को क्या चाहिए, एटीपी। टाइप सेकंड एटीपी को यूटिलाइज करता है, तो उसके पास एटीपीएज एक्टिविटी होती है। अब ये जो टोपोआइसोमरेज है ये इनहिबिट हो जाता है क्यूनिलॉन एंटीबायोटिक के थ्रू, नैलेटिक्सिक एसिड, नॉरफ्लॉक्सिसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन इनके थ्रू, एंड नोवोबायोसिन के थ्रू। तो ये हमारे इनहिबिटर्स हैं टोपोआइसोमरेज के। इफ टोपोआइसोमरेज इनहिबिट हो जाएगा तो हमारा पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग रिलीफ नहीं हो पाएगी और हमारा डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो ये डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है क्यूनिलॉन एंटीबायोटिक एंड नोवोबायोसिन। सो ये हमारे डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ इनिशिएशन प्रोसेस। इनिशिएशन प्रोसेस में हमें क्या करना था, इनिशिएशन प्रोसेस में हमारा एक
मेल्टिंग होनी थी और मेल्टिंग होने के बाद वहां पे सारे एंजाइम्स को एनील होना था, सारे प्रोटीन्स को एनील होना था हमारे वहां पे, और हमारा प्राइमर का फॉर्मेशन हो गया है। अब उस प्राइमर के फॉर्मेशन की हेल्प से क्या होगा, आगे हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होगा जो कि एलोंगेशन स्टेप में होगा। सो ये हमारा कंप्लीट होता है इनिशिएशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।